नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया था जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है वो मेजरली अपना यूनिट 4 के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट 4 के अंदर आपको ज्यादा चैप्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। यूनिट 4 के अंदर केवल एक चैप्टर है जहां से आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड 18 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां पर आप लोग ये मान के चले मोटा माटा 12 नंबर का आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विथ 6 नंबर का थ्योरी देखने को मिलेगा। 12 नंबर की न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको बताया था आपको वोल्टर मॉडल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अलॉन्ग विद आपको एमएम अप्रोच अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जिसके अंदर से आपको सवाल देखने को मिलता है। अगर दोनों कॉन्सेप्ट को आपने बिल्ड कर लिया तो डेफिनेटली 101% एक सवाल 12 नंबर का आपको इन दोनों के अंदर से देखने को मिल जाएगा। वही अगर आप लोग बात करते हैं 6 नंबर की थ्योरी की, तो 6 नंबर की थ्योरी के लिए मोटा माटा अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चले करीब करीब 5 या 6 क्वेश्चन है, जिनको अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ये 6 नंबर भी कंफर्म हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आप सभी को आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं जो जो क्वेश्चन मैं आज की वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आप उन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसका बेनिफिट अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जरूर उठाएंगे। अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम एक बार क्वेश्चंस के ऊपर नजर मार लेते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड से। देखिए, दो शब्द आपको यहां पे दिख रहे हैं, एक तो शब्द है आपका डिविडेंड और दूसरा शब्द क्या है, स्टेबिलिटी। दोनों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब भी हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड हमने देखा जब भी कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को जब आपके शेयर होल्डर्स के बीच में या जिन्होंने आपकी कंपनी के, आपके फर्म के शेयर खरीदे हुए हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको आप लोग डिविडेंड बोलते हैं। ये आप सभी को पता है। अब बात करते हैं डिविडेंड के अंदर स्टेबिलिटी की। अब डिविडेंड के अंदर स्टेबिलिटी का मीनिंग बिल्कुल बेसिक होता है। जब भी एक फर्म को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपको ह्यूज प्रॉफिट हो जाए, कभी कभी हो जाए, कई बार क्या होता है फ्लक्चुएशंस आता है, ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट कभी डाउन चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज हमारे पास है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने डिविडेंड को एक स्टडी फॉर्म में, एक कांस्टेंट फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ताकि ना तो उसका पीक का कोई इसके ऊपर इफेक्ट पड़े, ना ही उसका फ्लक्चुएशन का कोई इफेक्ट पड़े, और जितने भी शेयर होल्डर है उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे, हमारी जो शेयर है उसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन रहे। यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब एक ठहराव की बात करेंगे। चीजें चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमें क्या करना है, डिविडेंड को स्टेबल रखना है। और स्टेबल रखने के लिए जिन डिविडेंड पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं उनका भी हमें यहां पे डिस्कशन करना होगा। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रेफर करता है, ध्यान से समझिएगा, ऐसी डिविडेंड पॉलिसीज को, अभी अभी मैंने बताया ऐसी डिविडेंड पॉलिसीज हैं अंडर विच ए कंपनी पे डिविडेंड एट ए स्टेबल और ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेट। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई भी कंपनी है वो या तो जो आपका डिविडेंड है उसको पे करेगी, किस तरीके से पे करेगी, एट ए स्टेबल। स्टेबल का मतलब एक फिक्स अमाउंट, या फिर आप लोग देख लीजिए ग्रेजुअली इंक्रीज रेट। ध्यान रखिएगा, इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए कुछ डिविडेंड पॉलिसी बनाई गई है। जिन डिविडेंड पॉलिसीज का मोटिव ही यही है, या तो हम लोग जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस डिविडेंड को स्टेबल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करें, या उनके अंदर अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं, अगर उनके अंदर हम लोग इजाफा करते हैं तो वो इंक्रीमेंट ग्रेजुअल रेट से रहे। ऐसा नहीं है कि आपकी जो कंपनी है उसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो हमने बहुत ज्यादा डिविडेंड पे कर दिया, आपकी कंपनी ने बहुत कम प्रॉफिट कमा लिया तो हमारा डिविडेंड बिल्कुल ही कम हो गया। अगर ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे ना कहीं शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस हिलता है, कहीं ना कहीं आपके शेयर की मार्केट वैल्यू घटती है, आपकी रेपुटेशन, ब्रांड की रेपुटेशन, फर्म की रेपुटेशन के ऊपर भी एक गहरा फर्क पड़ता है। तो आपको समझना है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स रेफर करता है ऐसी डिविडेंड पॉलिसीज को अंडर विच कोई भी कंपनी है डिविडेंड पे करती है एट ए स्टेबल और ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेट, इररिस्पेक्टिव किसके, इररिस्पेक्टिव में चाहे हमें शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन देखने को मिले अर्निंग के अंदर, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में अगर आपको अर्निंग के अंदर कोई फ्लक्चुएशन है, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका जो
डिविडेंड है वो कैसा रहे, स्टेबल रहे। द ऑब्जेक्टिव इज अवॉइड द वाइड वेरिएशन इन द डिविडेंड पेमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं जो भी एक वाइड वेरिएशन आता है हमारी डिविडेंड पेमेंट के अंदर। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा है, हमने डिविडेंड पेमेंट की बात की है, ठीक है। अब डिविडेंड पेमेंट के अंदर एक तो केस है स्टेबिलिटी का। अगर स्टेबिलिटी ना हो, एक बार आप लोग ऐसा फर्द कर लीजिए, मान लीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, डिविडेंड पेमेंट की बात कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो ऑटोमेटिकली जो डिविडेंड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, इंक्रीजेज हो जाएगी। और अगर आप लोग देखेंगे जब आपकी कंपनी को लॉस हो गया, प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ है, उस केस में डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे जो ये गैप है ना, ये जो इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, ये जो वाइडर वेरिएशन देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं फर्म की रेपुटेशन को इंपैक्ट करता है। दैट्स व्हाई हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इन डिविडेंड पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं, किसकी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड बोलते हो। क्लियर? तो बहुत बेसिक तौर पे आपको ये आइडिया लग गया होगा डिविडेंड डिसीजन के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का क्या मीनिंग होता है। अब यहां पे देखिएगा, अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि गैप ज्यादा ना हो, यानी कि जो आपका फ्लक्चुएशन है डिविडेंड के अंदर, आप देखेंगे वेरिएशन अगर ज्यादा नहीं हुआ, तो यहां पे होगा क्या, हम लोग प्रोवाइड करते हैं शेयर होल्डर को विद ए प्रेडिक्टेबल एंड द रेगुलर इनकम, ठीक है ना। अगर स्टेबिलिटी मेंटेन रहा, अगर आपका स्टेबिलिटी मेंटेन रहा, तो आपका जो शेयर होल्डर है वो एक तरीके से एक प्रेडिक्टेबल इनकम को इमेजिन कर पाता है, एक आइडिया लगा पाता है कि ये वेरिएशन है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, स्लाइट वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उसकी जो स्टडी इनकम है एज ए डिविडेंड इतनी रहेगी। ये कॉन्फिडेंस किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस पॉलिसी डिविडेंड आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू द एनुअल प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, यहां पे इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली किससे लिंक नहीं होता है, एनुअल प्रॉफिट से लिंक नहीं होता है। इंस्टेड कंपनीज मेंटेन, इसके अलावा क्या करती है, इनके कंपैरिजन में, यानी कि हम एनुअल प्रॉफिट को लिंक करने की बजाय हम लोग या जो कंपनी है वो क्या मेंटेन करके चलती है, वो मेंटेन करके चलती है डिविडेंड पर शेयर, जिसको आप लोग डीपीएस के नाम से जानते हैं। न्यूमेरिकल अभी अभी प्रैक्टिस कराया था, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं, आपकी कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया है और कितने शेयर्स को पे किया है, इनको डिवाइड कर देंगे तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। इसके बाद और क्या मेंटेन किया जाता है, कांस्टेंट पे आउट रेशियो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट पे आउट रेशियो को मेंटेन किया जाता है, एंड मिनिमम अश्योर्ड डिविडेंड प्लस में एक्स्ट्रा डिविडेंड इन द गुड ईयर, ठीक है। ये दोनों चीजें मेंटेन होती है। मिनिमम अश्योर्ड डिविडेंड पर कितना था, प्लस में जो एक्स्ट्रा डिविडेंड इन गुड ईयर कितना था, ये सारी चीजों को मेंटेन किया जाता है, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग डायरेक्टली लिंक कर दे इसको एनुअल प्रॉफिट के साथ। ये सब किस क्या कलाकारियां हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के अंदर आती है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो पहला सवाल था इसके अंदर क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, और आप अपने विवेक के, अपने नॉलेज के, अपने विजडम के हिसाब से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एक्सप्लेन द रेलिवेंसी ऑफ द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी का मतलब आप लोग इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, कई बार पेपर के अंदर सिग्निफिकेंस भी बोला जा सकता है। तीनों का मतलब करीब करीब सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी अभी हमने बताया कि डिविडेंड पॉलिसी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है, या डिविडेंड के अंदर स्टेबिलिटी लाने में काम करती है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंट रहता है हमारी फर्म के ऊपर, ठीक है ना। ये पहला आपका पॉइंट हो सकता है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जो आपके इन्वेस्टर है वो कॉन्फिडेंस होते हैं एंड सेटिस्फाई होते हैं दोनों चीजों को लेकर के। एक तो उनको एक प्रेडिक्टेबल जो आपका डिविडेंड इनकम है वो मिल जाता है, या फिर उनको एक आइडिया रहता है, उनको प्रेडिक्टेबल कर पाते हैं कि हमारी इनकम फलानी फलानी रहेगी एज ए डिविडेंड। प्लस में उनका क्या रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज देयर इज ए नो मेजर वेरिएशन इन द डिविडेंड। हमारे पास क्या नहीं होता, एक मेजर जो डिविडेंड के अंदर वेरिएशन नहीं होता है। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या पॉइंट कह सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अच्छी रहेगी, क्यों, क्योंकि जब कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेबल डिविडेंड पे करती है ना, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का, मैंने बताया, कॉन्फिडेंस गेन करने में कंपनी एक तरीके से सक्सेसफुल हो पाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से यहां पे क्या होता है, स्टेबिलिटी इन द डिविडेंड रिड्यूस करती है क्या, अनसर्टेनिटी को। किसको रिड्यूस करती है, अनसर्टेनिटी को, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं हमारे पास हायर मार्केट वैल्यूएशन ऑफ
शेयर होता है एंड लोअर वोलेटिलिटी इन द शेयर प्राइस, और हमारे जो शेयर प्राइस के अंदर है लोअर वोलेटिलिटी होती है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट आप लोग क्या कहेंगे, गुड कॉर्पोरेट इमेज। मैंने बता दिया कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब टाइम पे डिविडेंड पे करती है, विद स्टेबल डिविडेंड पे करती है अंडर द जो डिविडेंड पॉलिसीज है उनको फॉलो करके, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मार्केट में वैल्यू कंपनी की बन जाती है। इसके बाद सर्टेनिटी ऑफ द इनकम मैंने बता दिया, यहां पे प्रेडिक्टेबल रहेगा। क्या रहेगा आपका, प्रेडिक्टेबल रहेगा आपकी जो डिविडेंड इनकम है। प्लस में जो आपकी जो इनकम है वो कैसी रहेगी, करीब करीब कांस्टेंट रहेगी, यानी हम लोग कह सकते हैं नो मेजर वेरिएशन, क्योंकि हम लोग डिविडेंड स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। मेजर आप लोग क्या कहेंगे, फ्लक्चुएशन, आपको क्या नहीं दिखेगा, मेजर फ्लक्चुएशन डिविडेंड के अंदर नहीं दिखेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल आप लोग ये मान के चले, डिसिप्लिन ऑन मैनेजमेंट। किसके ऊपर डिसिप्लिन रहेगा, मैनेजमेंट के ऊपर। और ये किस तरीके के डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं हम लोग, आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। समझ में आया। तो इससे जुड़ा हुआ या फिर ये सेम सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो आपको इसको अच्छे से रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई अगर आप वो ध्यान रख लेंगे ना, तो बड़े प्यार से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल है ये मैंने बताया था जब मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था, तब भी मैंने बताया था डिटर्मिनेंट्स आपको क्या बताने हैं, डिटर्मिनेंट्स बताने हैं डिविडेंड पॉलिसीज के लिए। ठीक है ना। डिविडेंड पॉलिसी जो बनाई जाती है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर, देखिए इसको क्या कहेंगे आप लोग कहेंगे इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। कोई भी डिविडेंड पॉलिसी जब बनाई जाती है वो अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग फैक्टर, अलग अलग बातों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, और वो पैरामीटर अगर बदलते हैं, उनके अंदर तब्दीली होती है, चेंजेज होती है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपकी पॉलिसी के अंदर भी चेंजेज हो। तो यही क्या होता है, दीज आर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स। इनको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। आप लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिविडेंड पॉलिसीज ऑफ ए फर्म रेफर टू द डिसीजंस रिगार्डिंग to how much profit should be distributed as a dividend and how much profit should be retained in the business। ये आप सभी को पता है, ये तो खैर इसने किसको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे इसने एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, डिविडेंड पॉलिसी की बात हो रही है। तो डिविडेंड पॉलिसी रेफर करती है उन डिसीजंस को, ठीक है ना, किन डिसीजंस को, जहां पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा एग्जैक्टली कितना अमाउंट हम डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, पहला फैक्टर क्या है, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो हाउ मच प्रॉफिट हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारा पहला फैक्टर रहेगा जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपका पहला फैक्टर है। ये कहां से डिसाइड होता है, डिविडेंड पॉलिसी से डिसाइड होता है। दूसरा आप लोग क्या कह सकते हैं, दूसरा ये कह सकते हैं हाउ मच जो आपका प्रॉफिट है, या हाउ मच अमाउंट इज रिटेन। ठीक है। या फिर आप लोग कह सकते हैं रिटेन्ड अमाउंट। ठीक है ना। सिंपल क्या कहेंगे, आपका रिटेन्ड अमाउंट। रिटेन्ड अमाउंट का मतलब कितना पैसा हमें होल्ड करना है, और रिटेंड किस लिए किया जाता है, ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, री इन्वेस्ट कर सके। क्या कर सके, री इन्वेस्ट कर सके। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, शुड बी रिटेन इन द बिजनेस, दिस डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड। ये जो डिसीजन है ना, ये जो डिविडेंड डिसीजन है या जो डिविडेंड पॉलिसीज है, ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है। इस मुद्दे पर मैंने अभी अभी आपके साथ चर्चा की है। ठीक है। इसको अफेक्ट करने वाले कुछ इंटरनल फैक्टर्स है। ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, कुछ आपके पास इंटरनल फैक्टर्स है, और दूसरा क्या कहेंगे आप लोग, कुछ आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो आपको बड़ा प्यार से याद रखना है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है और कुछ क्या है आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं आपके डिटर्मिनेंट्स। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। आप लोग क्या कहते हैं इसको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब हमें देखना है ऐसे आंतरिक और बाह्य कौन से फैक्टर है जो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिटेन करना है, इन्वेस्ट करना है। ये तमाम चीजों पर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, पहले ही अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें, मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग देखिए, पैसा कितना बटेगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात करेगा हमारी जो फर्म है उस फर्म की अर्निंग के ऊपर। ठीक है ना। और अर्निंग के अंदर एग्जैक्टली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, या हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट कितना है। ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कह सकते
सकते हैं, अर्निंग की बात कर सकते हैं। अगर आपका अर्निंग ज्यादा हुआ, अर्निंग कम हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये चीजें इफेक्ट होंगी। और अर्निंग के अंदर भी हमारा प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहां से निकलेगा। यानी आप लोग ये कह सकते हैं डिविडेंड पेमेंट डिपेंड प्राइमरली किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइमरी लेवल पे अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। मैंने बताया किसके ऊपर बात करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म के ऊपर बात करते हैं। और अर्निंग के अंदर भी प्रॉफिट देखना है। अगर आपका हायर और स्टेबल प्रॉफिट है वो इनेबल करता है फर्म को हायर डिविडेंड के लिए। और अगर आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है ये तो आप लोग भी जानते हैं, जब जब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या होगा, डिविडेंड भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका डिविडेंड भी माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बेसिक बातें हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर है लिक्विडिटी पोजीशन। अब ध्यान रखिएगा लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब क्या होता है, आप लोग कैश से समझ सकते हैं, कैश अवेलेबल इन द फर्म। अब आपको प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो गया है, मान लीजिए वो एसेट्स की टर्म में है या किसी और टर्म में है, आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है। और जब कैश अवेलेबल नहीं होता है तो आप लोग डिविडेंड की पेमेंट कैसे करेंगे। तो उस केस में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि लिक्विडिटी पोजीशन भी आपका डिटरमिनेंट फैक्टर है डिविडेंड पॉलिसीज को लेकर के। यानी आप लोग कह सकते हैं इवन इफ फर्म अर्न प्रॉफिट, अगर कोई भी फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करती है, इट मस्ट हैव एडुकेट कैश रिसोर्सेज। मैंने बताया इसके पास क्या होने चाहिए, एडुकेट कैश रिसोर्सेज होने चाहिए टू पे द डिविडेंड। क्या पे करने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए। जिस भी फर्म के अंदर वीक लिक्विडिटी पोजीशन होती है वो कंपेल करती है फर्म किस में, रिटेन अर्निंग इंस्टेड ऑफ पेइंग द डिविडेंड। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, बेसिक बात है। अब आगे बात करेंगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की, तो ये अगला डिटरमिनेंट फैक्टर है। फर्म विद ए हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रेफर टू ए सर्टेन लार्ज पोर्शन ऑफ द earning to the finance expansion and the future products resulting in the lower dividend payout। obvious सी बात है, अगर आप लोगों के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और अगर आप लोग देखेंगे अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपने जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट किया होगा या इन्वेस्ट किया होगा। और जब मैक्सिमम प्रॉफिट इन्वेस्ट होता है ना तो वहां पे जो अर्निंग है वो रिटेन हो गई है, तो यहाँ पे डिविडेंड लोअर हो गया है, ठीक है, लोअर डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला फैक्टर आप लोग कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब, अब देखिए कई बार अर्निंग और प्रॉफिट की हमने बात की है, अर्निंग कभी ज्यादा है कभी कम है, और एक केस ये भी होता है स्टेबिलिटी हो जाए। स्टेबिलिटी हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ना, उस केस में वो डिविडेंड पॉलिसीज को अफेक्ट करता है। आगे देखिए लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट भी होता है और टैक्स कंसिडरेशन भी होता है। ये दोनों पैरामीटर भी हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डिविडेंड पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स बेसिक पॉइंट्स है, अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, लिक्विडिटी पोजीशन हो गया, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हो गया है, लीगल एंड कंस्ट्रक्चुअल कंस्ट्रेंट हो गया है, टैक्स कंसिडरेशन हो गया है। ये कुछ बातें हैं, ख्याल में रखिए, जहन में रखिए, आप लोगों को अच्छे से लिख के आना, ठीक है। सवाल के आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की, दैट इज द स्टॉक डिविडेंड। देखिए डिविडेंड अगर आप लोग देखेंगे तो सवाल क्या है, आपका सवाल है सर आपको ये बताना है स्टॉक डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड तो आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन आपको बताना क्या है, स्टॉक डिविडेंड बताना है, और इसका रेशनले क्या होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक हमारे पास क्या है, आपको क्या करना है, डिविडेंड पे करना है। डिविडेंड पे का मतलब क्या हुआ है, आपको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो आपको अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आई मेरी बात? क्या करना, प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पे होता क्या है, मैक्सिमम केस तो हमारा यही होता है कि हम लोग उसको पे कर देते हैं इन द टर्म ऑफ द कैश। अपना बोल रहा है इन्वेटर क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, डिविडेंड पे की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड पे के अंदर क्या करना है, देखिए डिविडेंड पे हम लोग कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ द कैश। हम लोग क्या कहेंगे, इन कैश की फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, अगर हम कैश में पे नहीं करना चाहे ना तो हम लोग स्टॉक में पेमेंट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, स्टॉक में पे कर सकते हैं। स्टॉक का मतलब आप लोग ये समझे कि आप लोग स्टॉक समझ गए ना, जिसको आप लोग कहते हो शेयर्स, ठीक है ना, आप लोग क्या कहते हो, इसको शेयर्स कहते हो, ठीक है। स्टॉक की बात कर लीजिए या शेयर्स की बात कर लीजिए। कई बार
क्या, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, कैश में पेमेंट तभी होगी जब आपके पास मेंटेन होगा क्या, लिक्विडिटी। मैंने अभी भी बताया ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी मेंटेन होता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट तो हुआ है, यानी कि उसको डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको डिविडेंड तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कैश नहीं है, मेंटेन नहीं कर पा रही है लिक्विडिटी को, कैश हमारे पास उपयुक्त मात्रा में नहीं है, तो हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, स्टॉक या शेयर को इशू कर देते हैं, यानी कि जो भी डिविडेंड है उसको स्टॉक दे देंगे एक्स्ट्रा, या फिर क्या दे देंगे, हम लोग शेयर अप्रूव कर देंगे। तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड द स्टॉक डिविडेंड। इसको क्या बोलते हो आप लोग, स्टॉक डिविडेंड बोलते हो। डिविडेंड जो प्रॉफिट के बदले में, जो प्रॉफिट आपके शेयर होल्डर्स को जाता है, उसको स्टॉक की टर्म में पेमेंट करना, वो क्या कहलाता है, स्टॉक डिविडेंड कहलाता है। देखिए, स्टॉक डिविडेंड रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर्स। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, शेयर्स नहीं है, ये क्या है, एडिशनल शेयर है। इसका मतलब जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, क्या है, आपके शेयर होल्डर्स है, उनके पास ये जाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है, एडिशनल शेयर होल्डर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर करंट शेयर होल्डिंग। ठीक है ना, किसके प्रोपोर्शनेट में जाएंगे, जितनी उनकी करंट शेयर होल्डिंग है उसके प्रोपोर्शनेट में जाएंगे। इंस्टेड ऑफ पेइंग द डिविडेंड इन द कैश, कैश की टर्म में हमने पेमेंट नहीं किया, एक्स्ट्रा शेयर्स दे दिए हैं। इट इन्वॉल्व द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, ये क्या करता है, इन्वॉल्व करके चलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिटेन अर्निंग को, एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो, और इसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है कंपनी के अंदर। समझ में आया, अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख के आ सकते हैं। समझ में आया, स्टॉक की टर्म में, शेयर की टर्म में एक्स्ट्रा शेयर्स हमें दे देने हैं, कैश हमारे पास है नहीं, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। रेशनली, रेशनली का मतलब होता है, आप लोग कह सकते हैं रीजंस। क्या कह सकते हैं, रीजंस। मैंने दूसरा शब्द लिखा हुआ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाए। रीजंस क्या है, क्यों हम लोग इश्यू करते हैं स्टॉक डिविडेंड को, तो कुछ रीजन है। सबसे पहली बात से कंजर्वेशन ऑफ द कैश, माने बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, कंजर्वेशन ऑफ कैश करती हैं, ताकि जहां पे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में, डिविडेंड से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है, कहीं ना कहीं किसी कंपनी की जो कंसिडरेशन में है, वहां पे वो पेमेंट कर सके। समझ में आया, तो यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग ये लिख सकते हैं, स्टॉक डिविडेंड इनेबल ए कंपनी टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स विदाउट यूजिंग द कैश। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं, आप रिवॉर्ड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, लेकिन आपने क्या यूज नहीं किया है, कैश यूज नहीं किया है, विच इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन लिक्विडिटी इज टाइट। मैंने बताया ना, अभी क्लियर कर दिया था, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है या लिक्विडिटी कैसी चल रही है, आपकी टाइट चल रही है, उस केस में आप लोग किससे पेमेंट कर सकते हैं, आप लोग पेमेंट मतलब आप लोग स्टॉक डिविडेंड इशू कर सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल, चलो उस मुद्दे पर हम लोग बाद में बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ द कैश। अगला है रिटेंशन ऑफ द अर्निंग फॉर द ग्रोथ। यहां पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट का जो आपका जो प्रॉफिट है उसको कैश की टर्म में हम लोगों ने अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, बल्कि हमने क्या किया, हमने रिटेन कर लिया है। हमने क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया है अर्निंग को, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सके, हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सटेंड कर सके। उसमें हमें पैसे की जरूरत होगी, कैश की जरूरत होगी, और हमने वो पे करने की बजाय उसकी जगह पे स्टॉक डिविडेंड इशू कर दिया और पैसा हम लोगों ने अपने पास रख लिया। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, बाय इशूइंग द स्टॉक डिविडेंड द फर्म कैन रिटेन कर सकती है कैश फॉर द एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, एंड आगे कह सकते हो डेप्ट रीपेमेंट, डेप्ट की रीपेमेंट के अंदर, या फिर आप लोग कह सकते हो एक्सपेंशन के अंदर, या फिर मॉडर्नाइजेशन के अंदर पैसे की जरूरत हो सकती है। दीज आर द ग्रोथ फैक्टर, या आप लोग कह सकते हैं अर्निंग फॉर द ग्रोथ, व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद आप लोग सिंगलिंग कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर अर्निंग। आगे एक और फैक्टर है, आप लोग क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन द मार्केटेबिलिटी ऑफ ए शेयर। मार्केटेबिलिटी ऑफ द शेयर का मतलब जब शेयर्स ज्यादा इशू होते हैं, ज्यादा होल्ड होते हैं, तो उस केस में उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। आगे आप लोग क्या कह सकते हैं, शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। समझ में आया, तो बेसिक फैक्टर हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है, जहन में रखना है। 6 नंबर का सवाल आएगा तो आपको आंसर को अच्छे से फ्रेम करके आना है। ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे रीजन हैं जिनकी वजह से हम लोग डिविडेंड को क्या करते हैं, डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड को क्या करते हैं, इश्यू करते हैं। ठीक है, एक सवाल आपका माय डियर फ्रेंड्स यहां पर बनता है, ध्यान रखिएगा। आपको 3 अप्रोचेज मैंने बताई थी, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहले आपका वोल्टर मॉडल आता है, आपको याद रखना। ठीक है, क्या आता है आपका, वोल्टर्स मॉडल आता है, जहां से ज्यादा
ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है इस बार सवाल आने की, ठीक है। दूसरा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है, आपका एमएम अप्रोच बन रहा है, यहां से भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर सवाल यहां से नहीं आया तो यहां से आएगा। एक और है माय डियर फ्रेंड, जिसको आप लोग कहते हो गोल्डन मॉडल। क्या कहते हो आप लोग? गोल्डन मॉडल। क्लियर है? थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, गोल्डन मॉडल को आप लोग स्किप कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। हाँ, किसी भी कीमत पे वोल्टर करके जाना है, एपएमएम करके जाना है, 12 मार्क्स का सवाल यहां से आएगा। और कई बार देखा यह गया है कि 6 नंबर की थ्योरी जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये 6 नंबर की थ्योरी भी यहीं से पूछ ली जाती है। एमएम अप्रोच की बताइए, या फिर आप लोग गोल्डन या वोल्टर मॉडल को बताइए। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कवर नहीं करा रहा हूं, तीनों केस आपको याद रखने। एक तो इन तीनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एमएम अप्रोच के अंदर क्या फॉर्मूला लगता है, गोल्डन मॉडल के अंदर क्या फॉर्मूला लगता है, वोल्टर मॉडल के अंदर क्या फॉर्मूला लगता है, और इनकी अपनी अजम्पशंस है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक 12 नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने अपलोड कर दिया, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। इसी चैनल के ऊपर अगर आप लोग जाइएगा ना, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया है इसी टॉपिक को लेकर के। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, 12 मार्क्स कंफर्म। यहाँ पर मैंने अच्छे से वोल्टर मॉडल को पढ़ाया है, और वोल्टर मॉडल को पढ़ा करके ना, जितने भी आपके 10 ईयर के पीवाईक्यूज के, शिवदास के और आरपी रस्तोगी की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन रही है ना, वो सारी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, और काफी सेम टाइप की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। और इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दिया है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से ज्वाइन करके वहां से पिन कमेंट के अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और मैंने बताया था, अगर आपको डिमांड रही, अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा, तो वोल्टर के अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सर एक एमएम के ऊपर भी न्यूमेरिकल करवा दीजिए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, कई बार 18 नंबर का सवाल ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे ये डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड याद करने की जरूरत नहीं है, इनका ही अजम्पशन पूछ ले, 2-2 नंबर में इनके ही अजम्पशन पूछ ले, तीनों पार्ट के, तो हो गया ना 6 नंबर का सवाल। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, और उसमें आपको अजम्पशन भी पता होनी चाहिए, अलोंग विद आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सवाल क्या है, गोल्डन मॉडल को एक्सप्लेन करना है। गोल्डन मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड डिसीजन का गोल्डन मॉडल आपको एक्सप्लेन करना है। पहले एक बार रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। गोल्डन मॉडल आल्सो नोन एज डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको किस नाम से जाना जाता है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड पॉलिसी, ये एक ऐसा मॉडल है जो किसके बीच में रिलेशन बताता है, डिविडेंड पॉलिसी एंड आपकी मार्केट वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करता है आपका गोल्डन मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डिविडेंड पॉलिसी इज रेलिवेंट एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय अ अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड, यानी कि मेन रोल किसका है, डिविडेंड पेमेंट का रहने वाला है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। अगर आप लोग बात करते हैं गोल्डन मॉडल की, ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, गोल्डन मॉडल की, तो यहां पे आपका गोल्डन मॉडल पूछा गया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं किसको, गोल्डन मॉडल को। गोल्डन मॉडल को अप्लाई करने से पहले इसकी अपनी एक शर्त होती है, इसकी अपनी एक कंडीशन होती है, जो आपको पता होना चाहिए। तभी काम करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो आपको पहले तो इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। सर क्या कंडीशन है, देखिए ध्यान से, यहां पे आपको क्या करना है, इसकी कंडीशन ये कहती है, अगर आपका एक फैक्टर है जो किससे ज्यादा, हाँ आप क्या कहेंगे, आप लोग आर की बात करेंगे, आर आपका बड़ा होना चाहिए जी से। जी को बोलते हो आप लोग ग्रोथ, और आर को बोलते हो आप लोग, आर तो आप लोग जानते हो, आर क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका आर का वैल्यू जी से बड़ा है, उस केस में हम लोग गोल्डन मॉडल लगाएंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखना है, ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला है बी मल्टीप्लाई बाय आर। आप लोग क्या कहेंगे, बी की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आर से कर देंगे। एक छोटी सी मिस्टेक आई थिंक मेरे को लग रही है यहाँ पे, हम लोग जो कंडीशन की बात करते हैं ना, चलिए एक बार कंडीशंस को भूल जाइए, ठीक है ना, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। कंडीशन मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आप लोग पहले ये समझिए कि जब भी आप लोग गोल्डन मॉडल की बात करते हैं, तो एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, P इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग E लेके चलेंगे। E का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, कई की किताबों में इसको E से और कई की किताबों में EPS से लिखा जाता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं 1 माइनस में B, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं K माइनस में BR से। ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स आपको इंप्लीमेंट करना है, और इसी फॉर्मूले के बिहार पे हम लोग तमाम कैलकुलेशंस को करेंगे। अब आपको जानना ये है, P क्या होता है, E क्या होता है, B क्या होता है, K क्या होता है, और BR क्या होता है। ये तमाम
इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनकी मालूमात आपको हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा इसको जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी P इज इक्वल टू द E इंटू में 1 माइनस में B अपॉन में क्या है K माइनस में G। इसका मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे KE है, ये KE का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर करते, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हम लोग ये कह पाएंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग बहुत इजीली ये कह सकते हैं कि आपका जो G है ना वो किसके इक्वल होता है, BR के इक्वल होता है, जो मैंने अपने वन शॉट वीडियो के अंदर कराया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आप लोग क्या कह सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, फ्यूचर डिविडेंड के लिए। अब कैपिटल P का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर रहेगा, E का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर रहेगा, B का मतलब रिटेंशन रेशियो रहेगा, और अगर आप लोग 1 माइनस B की बात करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो रहेगा, K की बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर KE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ज्यादा रेलिवेंट KE रहेगा, एंड R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, अपने जहन में भी इनको तमाम चीजों को याद करना है। माय डियर फ्रेंड्स लाइट का इशू है तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आपका कल का पेपर है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका समझ में आया, आपको गोल्डन मॉडल है। अब आगे क्या पूछा गया है, गोल्डन मॉडल के अंदर आपको बताना है कि इसकी अजम्पशंस क्या क्या है। देखिए मैंने बताया था शुरू में आपको, यहाँ पे भी मैंने बताया था, वोल्टर मॉडल, MM अप्रोच और गोल्डन मॉडल, तीनों की आपको अजम्पशंस याद करके चलनी है, तीनों की अजम्पशन पूछी जा सकती हैं, तीनों मॉडल के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग मेक श्योर करके इसका फॉर्मूला और एटलीस्ट आपकी अजम्पशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक अजम्पशन है, ये मैंने पढ़ाई हुई है, जैसे ऑल इक्विटी फर्म वाला अजम्पशन रहेगा, यानी आप लोग क्या कहेंगे, द फर्म इज इन्वेस्ट ओनली बाय द इक्विटी, नो डेप्ट और परफॉर्मेंस शेयर एग्जिस्ट, माने ना तो कोई कर्ज एग्जिस्ट करेगा, ना ही कोई आपका डेप्ट, ना ही प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट करेगा, ये पहली अजम्पशन है। दूसरा क्या कहता है, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि KE की वैल्यू और आर की वैल्यू आप लोग सेम लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। एंड आगे क्या है, रिटेंशन रेशियो इज कांस्टेंट, आपका रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई टैक्स नहीं होगा। परपेचुअल लाइफ ऑफ द फर्म, माने फर्म की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट रहेगी, और आर और के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आर इज ग्रेटर देन के, यानी कि आर किससे बड़ा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से, या फिर आर इज लेस देन के, तो अफेक्टिंग द वैल्यूएशन। ठीक है, तो कुछ अजम्पशन है, ये तो आप लोग एक बार पढ़ के लिख ही सकते हैं। ठीक है, सिमिलर मैनर में सवाल आगे क्या पूछा गया है, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, गोल्डन मॉडल के बीच में डिफरेंस बताना है, और आपको वोल्टर अप्रोच या गोल्डन मॉडल के बीच में आपको डिफरेंस बताना। देखिए अगर आप लोग वोल्टर की बात करते हैं तो मैंने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर करवाया हुआ था कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर है D अपॉन में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं, R को डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से, E माइनस में D करते हैं, और पूरे को, सॉरी आप लोग क्या कहेंगे, इसको केवल डिवाइड कर देते हैं, किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से। अभी पिछली वीडियो के ऊपर मेरे एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर यहाँ पे ना हमने D को KE से डिवाइड किया है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे सेपरेटली KE से डिवाइड किया है, यहाँ पे अलग से, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, K को दोनों, यानी आप लोग ये भी कह सकते हैं P इज इक्वल टू द, हम लोग क्या कहेंगे, D के अंदर अगर मैं ऐड कर देता हूं R अपॉन में KE, और साथ में क्या कह देता हूं E माइनस में D, और अब पूरे के नीचे KE कर दूं तो भी माय डियर फ्रेंड सेम ही बात है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने एलसीएम ले लिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना बेसिक अप्रोच क्या है। यहां पर हम लोगों का बेसिक अप्रोच है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो आपका R और K के बीच में यहाँ पे रिलेशन रहेगा, गोल्डन मॉडल डिविडेंड कैपिटलाइजेशन एंड द ग्रोथ इन डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसका फॉर्मूला है, अभी अभी हमने पढ़ा, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फोकस किसके ऊपर होता है, ग्रोथ कंसिडरेशन किसके ऊपर होता है, डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट क्या है, और टाइम होरिजोन, ये बेसिक पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस में यहाँ पे पूछा गया है आपकी जो सिमिलरिटीज क्या क्या है, तो डिविडेंड पॉलिसी रेलिवेंट होती है, रिलेशनशिप बिटवीन एंड आर एन के दोनों के बीच में बताया जाता है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, दोनों की एजम्पशन है, कांस्टेंट आर और के लेके चलते, दोनों की एजम्पशन है, कोई टैक्स नहीं रहेगा, एंड परफेक्ट कैपिटल मार्केट रहेगा, ये भी दोनों की एजम्पशन है। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक पॉइंटर्स इनको आप लोग रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आपका रहता है, मैं आप सभी
के ऊपर छोड़ता हूं। एमएम अप्रोच को एक बार जरूर कंसिडरेशन में रखिएगा। एमएम अप्रोच के सवाल जरूर याद कर लीजिएगा। अलोंग विद आपको क्या करना है, एमएम अप्रोच का सवाल नहीं, फॉर्मूला याद करना है और अजम्पशन याद करनी है। यहां से भी सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना है, थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इज इनफ कि अगर आप लोग 6 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को देख सकते हैं। इस जो सेशन का पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए कि मैं WACC के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊं जहां से आपको एक कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही थ्योरी क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट्स के लिए आप सभी को प्रोवाइड करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।